हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 यानी गद्यखंड जो है, गद्यखंड का चैप्टर है अध्याय 12, जिसका शीर्षक है तिरिच। तिरिच पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं इसके बारे में आप लोग जानिए, क्योंकि परिचय से बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, लेखक है उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश जी जो है लेखक हैं, जिनका जन्म हुआ था बच्चों 1 जनवरी 1952 ईस्वी में, और जन्म स्थान इनका था आपको सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। अभी तक बस उत्तर प्रदेश, अब आया मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आया क्या? मध्य प्रदेश। तो बताइए, उदय प्रकाश जी का जन्म कब? 1 जनवरी 1952 और जन्म स्थान कहाँ? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। माता पिता इनके माता पिता कौन थे? गंगा देवी माँ और प्रेम कुमार सिंह पिता। अब शिक्षा इन्होंने BSc, उसके बाद MA यानी MA मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, और BSc मतलब हो गया, बोलिए, बैचलर ऑफ साइंस। अगर BA होगा तो बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, SC लग गया तो साइंस। ठीक है, तो इन्होंने जो है BSc MA किस माध्यम से किया? हिंदी से। जैसे अभी हम MA किए हैं हिंदी से, तो इसी तरह इन्होंने MA किस चीज से किया था? हिंदी से किया था। सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश, मतलब किए कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अब उनकी वृत्ति क्या थी, पेशा क्या थी, मतलब क्या करते थे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक इन्होंने क्या किया? अध्यापन किया। अध्यापन से तात्पर्य पढ़ाने का काम किया। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के तौर पे इन्होंने काम किया। यानी देखिए, छोटे मोटे आदमी नहीं थे, कार्यरत थे किसी न किसी विभाग में, क्षेत्र में। दिनमान के संपादक विभाग में कार्य, संडे मेल नई दिल्ली में सहायक और संपादक रहे। देख लो, एगो दूगो जगह काम नहीं किया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख थे। यानी विचार देने के लिए और पटकथा लिखी जाती है ना, तो कहते हैं कि विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख थे। अब आगे आइए, आगे है टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन किया। उसके बाद अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादक। अब संप्रति यानी इस समय क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र लेखन, यानी सभी का तो वही है, पढ़ाने के बाद, अध्यापन के बाद समय बच जाता है तो वो लेखन करते हैं, लेखनी मतलब का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। लिखने मतलब काव्य रचे, गद्य रचे, जो रचे। उसके बाद फिल्म निर्माण, देख लो, फिल्म को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, फिल्म निर्माण। उसके बाद अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन, फिल्मों के लिए इन्होंने लिखा भी। जैसे फिल्म के लिए लोग स्क्रिप्ट लिखता है, कहानी लिखते हैं, उसके बाद फिल्म बनता है, तो फिल्मों के लिए उन्होंने लिखा भी। और अब फिल्मों के लिए क्या लिखा ये तो इन्हें ही पता होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है। फिलहाल ये समझिए कि फिल्मों के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने का काम किया। अब स्क्रिप्ट में क्या लिखा ये उस महाशय को ही पता होगा, इसमें दिया भी नहीं है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कृतियां। अब इनकी कृतियां क्या थी, मतलब रचनाएं क्या क्या थी? दरियाई घोड़ा, तिरिच, जो तिरिच अभी आप पढ़ने वाले हैं, तिरिच, और अंत में प्रार्थना। उसके बाद है पॉल गोमरा का स्कूटर। कितनी रचनाएं हुई? 1 2 3 4, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे है पीली छतरी वाली लड़की, ये भी रचना है। दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, ठीक, मोहनदास। उसके बाद है मैंगोसिल, जो कि मतलब अभी आपने जितना ये सुना, जितना पढ़ा, ये सारा का सारा आपको क्या है? कहानी। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये पूछता है, कहीं से कुछ पूछ देगा। उसके बाद है सुनो कारीगर। उसके बाद और क्या है, बोलिए आप लोग? अबूतर कबूतर, बड़ा बढ़िया नाम है। रात में हारमोनियम, ये हो गया कविता संग्रह। उसके बाद है ईश्वर की आंख, जो कि आपको क्या है? ठीक। उसके बाद है कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े,
ठीक। रोमिया रोला का भारत, ये आपको क्या है, अनुवाद, यानी इसका उन्होंने जो है अनुवाद किया है। अब नेक्स्ट देखिए फिल्म टीवी में। अब फिल्म टीवी में उन्होंने क्या जादू किया है वो भी देखना है। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे। अभी जस्ट हम बोले कि स्क्रिप्ट लिखते होंगे, लिखने का मतलब स्क्रिप्टें लिखते होंगे, तो फिल्मों में उन्होंने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखे। यह कार्य जारी है, यानी अभी ये काम उनका क्या है, जारी है। चलिए और आगे देखते हैं और क्या है। उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक, यानी 10 साल 10 साल 10 साल, दशक मतलब 10 साल के बाद होता है एक दशक। तो कहता है कि उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक चल रहा है। पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखन की छवि और पहचान अर्जित की है। 1980 के आसपास वे एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए। क्वेश्चन आ जाएगा कि उदय प्रकाश जो है कवि के रूप में कब पाठकों के समक्ष उभरे, तो याद रखिएगा 1980। अपने विषय चयन, सीधी संबोधित भाषा, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविताओं द्वारा सुधीजनों को आकृष्ट किया। कविता में ये सब चीजें होंगी तभी लोगों को पढ़ने में रुचि जगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि नए पाठकों में अपने प्रति और नई रचनाशीलता के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा की थी। कविता के क्षेत्र में उनका कार्य चलता रहा और इसी बीच उन्होंने कहानी विधा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी कविता लिखते लिखते इनका मन हुआ कि अब थोड़ा सा कहानी पे भी क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। तत्सामयिक कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी, देखो जो बात है असलियत इसमें दे दिया है कि कहते हैं कि तत्सामयिक कहानी जो थी ना उनकी, शुरू में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो कहते हैं न केवल अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी और चिंताजनक थी इनकी कहानी। लेखनी में इनको कवि के रूप में तो बड़ा प्रसिद्धि मिल गया, लेकिन सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता। अब ये कहानी जब रचने लगे तो कहानी सबका सबसे अच्छा हमको कहानी पढ़ने में लगता है प्रेमचंद जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का। वैसे रामधारी सिंह कवि बड़े जबरदस्त हैं, राष्ट्र कवि, लेकिन उनकी कहानी और निबंध भी हो तो जबरदस्त होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अपना अपना चॉइस है सबका। यहाँ पे कहता है कि बुरी और चिंताजनक थी इनकी कहानी की दशा। अब कहता है कि तरह तरह के आंदोलनात्मक, नारों, आह्वानों और गैर रचनात्मक छद्म वैचारिक अभियानों के बीच वह बदहाली में पड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद कहता है तथा कथित कहानियां खूब छपती थी किंतु उनका पाठकों से संवाद नहीं दिखाई पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी छपती तो अधिक थी, लिख रहा है, छप रहा है, लेकिन पाठक का जो रिस्पॉन्स होता है वो उनको मिलता नहीं था, यानी पाठकों से उसको कोई कुछ मिलता ही नहीं था। आगे कहता है कि प्रायः वे कृत्रिम और स्थूल थी, उनकी हालत कुपोषण के शिकार उन बच्चों जैसी थी जैसे बच्चा कोई कुपोषण का शिकार हो जाता है। कहता है जिसके हाथ पैर पतले और हरियल पड़ गए हो तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो, कुपोषण का शिकार होता है तो पैर पतला पतला रहेगा एकदम संठी की तरह, और पैर पतला और पेट निकला हुआ, तो वो बच्चे समझो कुपोषण के क्या है, शिकार है। तो यहाँ पे कहता है कि उसी तरह लग रहा था, इनकी कहानी कुछ उसी तरह लग रही थी, है ना, कि जैसे कुपोषण का क्या हो गया है, शिकार। कहते हैं वे तथ्य और कथ्य दोनों ही धरातलों पर रक्ताल्पता से ग्रसित दिखाई पड़ती थी और 60वीं पीढ़ी के कहानीकारों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। समांतर आदि आंदोलन से जुड़े पिछले पीढ़ी के कथाकार अपने को लगातार दोहराए जा रहे थे और कहते हैं कि उनके अनुभव फीके पड़ चुके थे, यानी कहानियों में अनुभव क्या था, फीका। अब कहता है जैसे रोशनाई में काफी पानी पड़ चुका हो, निश्चय ही 2-1 अपवाद थे किंतु उन पर समूची आशा टिकाई न जा सकती थी। कहते हैं समसामयिक, क्या समसामयिक अनुभव और यथार्थ मतलब सच्चाई। कहते हैं यथार्थ जो उत्तरोत्तर जटिल पड़ते गए उनकी गहरी प्रतीति से उपजे शिल्प और भाषा की दरकार थी जो लेखक और पाठकों दोनों को झिंझोर सके। यानी कहते हैं कि उसमें शिल्प और भाषा की दरकार थी जो लेखक और पाठक दोनों को क्या कर सके, झिंझोर सके। आगे कहता है कि मतलब होता है ना, कोई कहानी आप पढ़ते हैं तो झिंझोरने वाली कहानी अभी तक आपने पढ़ा तो एक ही है जूठन, जिससे सच में एक एक चीज हम
फील कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे कि सच में ऐसा हुआ होगा क्या। मन सोचने पे मजबूर हो गया कि सच में ऐसा होता होगा क्या, हुआ होगा क्या। तो ये होना चाहिए कि झंझोड़ के रख दे, अंदर से हिला के रख दे। उसने कहा था कहानी भी ठीक था, है ना। उसमें भी जो है जैसे जैसे अंत होता है वैसे वैसे जब पर्दा खुलता है उस लड़की का, 12 साल की लड़की, 8 साल की लड़की और 12 साल का लड़का, और बाद में पता चलता है कि अरे वाह, यही वो लड़का है जो फौजी में भर्ती हुआ, और यही वो सूबेदारनी लड़की है जिसको एक दूसरे से बचपन में प्रेम था। तो देखो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। तो कहानी ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे पढ़े माइंड, दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए, झंझोड़ दे। ये हुआ कहानी। तो यहाँ पे कहता है कि इसमें दोनों की दरकार थी। दरकार थी मतलब था ही नहीं, ये गुण कुछ था ही नहीं जो पाठक को क्या कर दे, झिंझोड़ सके। कहता है कि जड़ता और उदासीनता को तोड़ सके। ठीक है, ऐसे समय में कवि दृष्टि संपन्न कुछ कथाकार, जिनमें कुछ पुरानी पीढ़ी के भी थे, सामने आए, जिन्होंने कहानी पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे थे लोग जिन्होंने कहानी पर ध्यान केंद्रित किया, उसे गंभीरता से लिया। ठीक, कहता है ऐसी नई रचनाएं दी जिनसे परिदृश्य धीरे धीरे, कहता है कि बदल चला, यानी धीरे 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 परिस्थिति बदलता चला गया। तेज मत पलटिए, बहुत लंबी कहानी है, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन इस पे तो टाइम नहीं लगेगा। बुक पे अधिक दिन टाइम बेसी लगता था। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके खत्म भी हो जाए और समझिए भी कि ऐसे कथाकारों में उदय प्रकाश अग्रणी और महत्वपूर्ण है। मतलब आप वे तब से लगातार समसामयिक रचनाशीलता में अपनी जो है कद्दावर भागीदारी निभाते आ रहे हैं। कविता, कहानी, निबंध, लेख, टिप्पणियां, आलोचना और टेलीविजन फिल्म आदि के लिए कहते हैं कि स्क्रिप्ट लेखन तमाम क्षेत्रों में उन्होंने नित्य नवीन प्रयोग किए, नए नए प्रयोग किए। मतलब प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलता था, समझने को मिलता था और नवीन प्रयोग करते रहते थे। ऐसे प्रयोग जिनसे कहानी का फॉर्म बदल गया, कहते हैं, और वह सचमुच दो एक प्रधान साहित्यकारों में शुमार होकर विशेष सार्थकता अर्जित कर सकी। पिछले 20 वर्षों में लिखी गई श्रेष्ठ हिंदी कहानियों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें आधी से ज्यादा कहानियां उदय की होंगी। कथ्य शिल्प, भाषा आदि सभी दृष्टियों से उदय प्रकाश की कहानियों का यह असर हुआ कि बड़े पैमाने पर अपनी तथाकथित रचनाओं से उब पैदा करने वाले, उब यानी रचना से कभी कभी उब पैदा हो जाता है, फॉर्मूला बद्ध लेखन करने वाले और गैर रचनात्मक कारणों से अपनी चर्चा करने वाले कहते हैं कि लेखकों की भीड़ छट चली, एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बना, यानी लेखकों की भीड़ छटती चली गई, एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बना और हिंदी कहानी का विकास दृष्टिगोचर हुआ। उसकी दशा उजागर हो चली। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, तो धीरे धीरे सुधार होने लगा, बदलाव आने लगा। कहते एक सही प्रतिभाशाली और अंतर्निष्ठा से परिपूर्ण क्रियाशील लेखक के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश के रचनात्मक विकास पर नजर डालते ही स्पष्ट हो जाता है। मतलब आप शुरू की कहानी पढ़िए, अब की कहानी पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे कैसे उठ खड़ा हुआ, जो कि गिरा था या झुका था तो कैसे उठ खड़ा हुआ। कहता है आजीविका और वृत्ति की दृष्टि से लगातार और निश्चय स्वास्थ्य के लिए लिहाज से लगातार बदहाली झेलते हुए इस संघर्षशील कवि कथाकार ने अद्भुत जीवट से भरी सृजनशीलता दिखाई है। और कहता है उदय प्रकाश के यहाँ अनुभव और उसके अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी कहता है कि टोटा नहीं पड़ा, वे कभी खुद कहते हैं को दोहराते नहीं, सामयिक यथार्थ को गहरे इतिहास बोध के साथ उसकी पूरी तलखी, क्रूरता और भयानकता के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा में बयान करते हैं। यानी शिल्प और भाषा में ही वो बयान करते हैं, यानी वो बतलाते हैं। उसके अनुभव में खासा वैविध्य है, विविधता है, यानी वैविध्य मतलब कुछ ना कुछ भिन्नता, विविधता। कहता है वैविध्य है गांव और शहर, मध्य वर्ग। देख लीजिए उनके अनुभव में क्या, गांव और शहर, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग आदि के परंपरागत विभाजन उसके यहाँ अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका अनुभव वृत्त, उनकी कथा भूमि, उनकी रचना दृष्टि लगातार बड़ी बोधक
और बेधक और गहन होती जाती है, मतलब धीरे 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 लगता है कि सच में गहनता इसमें जो है प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है। वे कारीगर और कलाकार एक साथ हैं, क्योंकि लेखक कलाकार भी है कारीगर भी है। कहते हैं ऐसा कारीगर और कलाकार जिसके आगे काम का टोटा नहीं अंबार है। शुरू से अभी तक मैं देख ली कि किस किस क्षेत्र में काम किया, अंबार है, फिर भी लेखनी जारी है। तो कहता है कि अंबार है, कहता है जिस पर उसे अभी तुरंत भिड़ जाना है, कभी पीछे मुड़कर न देखता हुआ एक अशांत, असंतुष्ट और विक्षुब्ध कलाकार जिसके आगे तथ्य और कथ्य का विपुल विस्तार लिए ठाठे मारता संसार को चुनौतियां देता अपनी ओर खींच रहा है। कहता है यहाँ प्रस्तुत उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। उत्तर आधुनिक यानी नया, कहता है त्रासदी है। आज के युग में समय बहुत दूर तक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। सही बात है, अभी के टाइम में समय ऐसा है, किसी को इतना समय नहीं, समय है तो कोई किसी को ना वैल्यू देते हैं ना इज्जत देते हैं, सब अपने में इतने व्यस्त हैं कि दूसरे को क्या हुआ कोई जानने की न तो इच्छुक होते हैं और न जानना भी चाहते हैं। जान भी गए तो इग्नोर कर देते हैं, उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको अपना काम जो करना है, इतना टाइम नहीं कि दूसरे के साथ क्या हुआ नहीं हुआ कि वहां जाके देखे समझे और माहौल परिस्थिति को समझे। तो अभी का टाइम ऐसा है, तो इसलिए कहता है कि अभी वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। विकास की दृष्टि से दुनिया के देशों का चाहे अब भी विभाजन किया जा सकता है, पर कहानी ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलंघ्य खाई उभरी है जिसके चलते जीवन में बेगानगी और अजनबियत, बेगानगी मतलब हो गया कि बेगानापन, अजनबियत मतलब हो गया कि अजनबीपन, जैसे किसी को हम जानते नहीं, कहता आई है। कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है। मतलब बेटे के दृष्टिकोण से, मतलब कि पूरी कहानी में आप देखेंगे कि बेटा कैसे कैसे क्या क्या सोचता है, बेटा अपने दृष्टि से पिता के लिए क्या भाव रखता है, क्या सोच रखता है, यानी बेटे के दृष्टिकोण से। कहता है ये कहानी लिखी गई है और बाबूजी के बारे में है जो सुदूर गांव में रहते हैं। यानी कोई बेटा है जिसके बाबूजी है वो सुदूर गांव में रहते हैं। कहता है वे शहर जाते हैं और फिर शहर में उनके साथ जो कुछ घटित होता है, किसके साथ? उसके पिता के साथ। कहता है कि कहानी उसी के बारे में है, मतलब ये कहानी उसी के बारे में है। कहता है जो घटित हुआ वह अत्यंत अप्रत्याशित, दारुण और भयावह है। सही बात है, आप जब पढ़ेंगे ना तो लगेगा क्या कि मतलब ऐसा चीज है उसमें जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। मतलब दया भी आता है, ममता भी आता है, घृणा भी हो जाता है बीच बीच में, ऐसा चीज है। हाँ, रोने जैसा मन भी हो जाएगा, कहीं हंसी भी लग जाएगा। मतलब हर तरह से, हर प्रकार से बहुत कुछ इस कहानी में दर्शाया गया है। कहीं पे थोड़ा बोर भी हो जाएंगे, लेकिन कहानी अच्छी है, लंबी है, कहानी अच्छी है। कहता है कि दारुण और भयावह है आमूल बदलते हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ, ये मतलब नई भीषण, ये जो सच्चाई है जिसके शिकार कौन बनते हैं, मतलब बाबूजी बनते हैं। कहते हैं कि ये जो नया भीषण यथार्थ है ना, उसके शिकार बन जाते हैं इसके बाबूजी। कहता है बेटे के सपने में तिरिच, अब बेटा के सपना में तिरिच बनकर प्रकट होता है। सपना में कोई तिरिच क्या होता है? प्रकट होता है। कहता है तिरिच एक विषैले और भयानक जंतु है। ठीक है, कहता है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी भी कहा जाता है। कहता है यह यथार्थ बाबूजी की गवई वास्तविकता, गवई मतलब गांव का जो होता है सच्चाई। कहते हैं गवई वास्तविकता को पीछे छोड़कर और आगे, बहुत आगे बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से, समय का द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व मतलब लड़ना, कहते हैं समय का जो द्वंद्व होता है, कहता है कि समय के द्वंद्व से उपजता है दुनिया के उन देशों में जहां यथार्थ और समय के बीच ऐसी खाई उभरी कि वहां जादुई यथार्थ प्रकट हुआ। तो मुझे विश्वास है कि परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा और चैप्टर भी बहुत अच्छा है। तो बहुत ही जल्द मैं मिलती हूँ अगले क्लास में तिरिच पार्ट लेकर। धन्यवाद। और अंत में कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो जो अपलोड होंगी अगला यानी तिरिच का, तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।